जय हिंद। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 4 सितंबर है और आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पहले प्रश्न पर चले शुरू कर देख लेते हैं। पिछली वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न क्या था कि हाल ही में सुजलाम अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा जल शक्ति मंत्रालय। तो जिन लोगों ने भी इसका उत्तर जल शक्ति मंत्रालय दिया है वह बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से रेगुलर प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो चलते हैं वीडियो के आज के पहले प्रश्न पर कि आज का पहला प्रश्न हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये आपके हिस्ट्री के एक कंसेप्ट को संक्षिप्त रूप में समझाने का मैं यहाँ पे प्रयास करूँगा ताकि आप लोगों को हिस्ट्री का एक कंसेप्ट जो एक बेसिक कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो सके। तो ये ऋग्वैदिक को लेकर है कि हाल ही में सुर्खियों में ऋग्वैदिक काल का ऋग्वैदिक रहा। तो इसका काल क्या है, इसका समय क्या रहा है, यानी कब से कब तक हम इसे मानते हैं। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 500 ईसा पूर्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1000 से माफ कीजिएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल रहा है। ये सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के द्वारा ये मांग की गई कि जो वहाँ के मूल निवासी है, जो वैदिक संस्कृति है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को राजकीय अवकाश के रूप में घोषित किया जाए। तो वैदिक संस्कृति पर एक दृष्टि डालें तो वैदिक संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व रहा, दूसरा उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व रहा है। इसमें अगर ऋग्वैदिक समाज की बात करें तो यह समाज कबीलाई समाज था और जिसमें महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाती है और उन्हें पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार था। अनेक विदुषी महिलाओं की चर्चा मिलती है, यानी कि विद्वान जो महिलाएं थी उनकी चर्चा मिलती हैं, जो रचनाओं में, ग्रंथों की रचनाओं इत्यादि में जिन्होंने भाग लिया, यज्ञ इत्यादि में भाग लेते हैं, जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा आदि। ये सभा समिति में भी इनका प्रवेश होता था। तो ये ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। तो महिलाओं का विवाह कम उम्र में ना होकर यौनारंभ की आयु में भी होता था, जो ऋग्वैदिक काल की एक विशेषता के रूप में देखा जाता है। वहीं ऋग्वैदिक समाज में सामाजिक संघर्ष जो है वो कबीलों में होते थे और इसमें दशराज्य युद्ध की काफ़ी प्रसिद्धि है, जो कि परुष्णी नदी के किनारे उस काल में हुई थी। परुष्णी नदी जो कि आज वर्तमान में रावी नदी है। दशराज्य युद्ध राजा सुदास और 10 राजाओं के मध्य यह युद्ध हुआ था। इसी प्रकार ऋग्वैदिक राजनीतिक जीवन की बात करें तो जो सरकार था वो ये सरदार तंत्रात्मक थी, यानी कि हर एक कबीले का अपना एक मुखिया होता था। उसका पद भी जो है अनुवांशिकी था, लेकिन वास्तविक राजा जैसी हैसियत इस काल में कोई नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उनके पास अधिकारी तंत्र या निजी सेना नहीं होती थी। वहीं अगर बात करें तो राजनीति में प्रजातांत्रिक परिषदें विद्वान थी, जिन्हें सभा समिति, बिदत या गण कहते थे और गण कहते थे। उपरोक्त परिषदों में भारतीय प्रजातंत्र का प्रारंभ बीज दिखाई देता है, यानी कि ये जो परिषदें हैं, जो अभी हमने देखा, समिति, विदत, गण, इन सब के द्वारा ही आगे भविष्य में हम लोग देखते हैं कि एक प्रजातंत्र की शुरुआत होती है। तो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। कृषि जो था वो द्वितीयक व्यवसाय था और ऋग्वैदिक समाज जो था वो शिल्प व्यवसाय किया करता था। मुख्य रूप से क्या था? पशुपालन हुआ करता था। पशुओं में भी मुख्य रूप से जो पशुपालन के लिए होता था वो गाय पाली जाती थी। गाय सबसे पवित्र पशु मानी जाती थी, जिसे आघान्य भी कहा गया है इस काल में, यानी कि जिसको ना मारा जा सकने वाला पशु। और अधिकांश जो कबीलों में युद्ध हुआ करते थे वो गायों के लिए ही हुआ करते थे। इसके साथ ही ऋग्वैदिक धर्म की बात करें तो धार्मिक दृष्टि से काफ़ी विविधता थी और जहाँ एकेश्वरवाद, बहुदेववाद और सर्वेश्वरवाद सबका उल्लेख इसमें मिलता है। आर्यों के प्रमुख देवता, यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख देवता हुए वह कौन हुए? इंद्र हुए, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में अधिकांश मंत्रों का जो उल्लेख किया गया है वो किसके लिए किया गया है? इंद्र के लिए किया गया है। और आर्यों ने, यानी कि ऋग्वैदिक काल में लोगों ने प्रकृति को एक दैवीय स्वरूप के रूप में देखा, यानी कि वायु, अग्नि, वर्षा इत्यादि, इन सबको किस रूप में देखा? एक प्राकृतिक दैवीय रूप में
देखा। इसी के साथ ही देखें तो उत्तर वैदिक संस्कृति जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व में शुरू हुई, इस काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। चूँकि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक की रचना हो चुकी थी, तो बाकी के जो 3 वेदों की रचना हुई वो किस काल में हुई? उत्तर वैदिक काल में हुई, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुई। 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुई। तो इसी के साथ ही आगे बढ़ें तो जो उत्तर वैदिक समाज था वो ऋग्वैदिक समाज से बदल चुका था। इस काल में आर्यों ने कबीलाई जीवन को त्याग दिया। कबीलाई जीवन यानी कि इधर-उधर जाके बसना त्याग दिया और जीवन स्थायी हो गया। क्यों? क्योंकि इस काल में कृषि प्रमुख रूप से व्यवसाय हो गया। कृषि क्या हो गया? प्रमुख रूप से व्यवसाय हो गया। पशुपालन जो है द्वितीयक क्रिया हो गई व्यवसाय की। तो कबीलाई जीवन को त्याग दिया और समाज में संपत्ति की धारणा प्रमुख हो गई। यानी कि अब कृषि के लिए भूमि की आवश्यकता होती थी, तो अब जो युद्ध होने लगे वो भूमि के लिए होने लगे। क्योंकि कृषि क्यों आया? क्योंकि 950 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई, जिसके बाद जंगलों को काट कर कृषि के लिए बड़े बड़े फील्ड बनाए गए, बड़े बड़े खेत बनाए गए और उस पर कृषि कार्य को प्रारंभ किया गया। अब इसके बाद चूंकि भूमि स्थायी होती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, तो यही कारण रहा कि उत्तर वैदिक काल में समाज क्या हुआ? स्थायी हुआ और कबीलाई जीवन को त्याग कर स्थायी जीवन को स्वीकार किया गया और धीरे धीरे महाजनपदों का सृजन होना शुरू होता है। तो कबीलाई समाज टूटकर वर्ण विभक्त समाज में परिवर्तित हो गया और इस काल में महिलाओं की स्थिति में लगातार गिरावट आई। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को दुखों का कारण भी कहा गया है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? पुत्री को दुखों का कारण भी बताया गया है। और इसी काल में आश्रम व्यवस्था की स्थापना भी शुरू हुई। उत्तर वैदिक राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था का विकास हुआ। इस काल में अधिकारी व्यवस्था की नींव रखी गई, यानी कि अब इसमें राजा महाराजाओं वाला कंसेप्ट आने लगा और राजा को कई रूपों में देखा जाने लगा। विराट, सुराष्ट्र, ऐसे रूपों में उसको जाना जाने लगा। इसके साथ ही ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं की चर्चा भी मिलती है। उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था की बात करें, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि यह स्थायी जीवन था जिसके अनुरूप इसका विकास हुआ। कृषि जो था दूसरे व्यवसाय के बजाय क्या हो गया? प्राथमिक व्यवसाय बन गया। क्योंकि इस काल में किसकी खोज हुई थी? लोहे की खोज हुई थी। तो लोहे के व्यवसाय का भी महत्व बढ़ गया था। युद्ध इत्यादि में धारदार तलवारों यानी कि हथियारों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया, क्योंकि लोहे की खोज एक प्रमुख क्रांतिकारी खोज के रूप में इस काल में देखा जाता है। वहीं उत्तर वैदिक कालीन धर्म की बात करें तो इस काल में धर्म दो धाराएं देखने को मिली। एक कर्मकांडीय धारा, एक कर्मकांडीय धारा यानी के तहत तंत्र मंत्र बलि यज्ञ आदि पर बल दिया गया। वहीं दार्शनिक धारा में कर्म कांडों की क्या की गई? निंदा की गई तथा ज्ञान और मोक्ष पर बल दिया गया। यानी कि कर्मकांडीय धारा जैसे कि यजुर्वेद में लिखे गए या सामवेद या अथर्ववेद में, यजुर्वेद में मुख्यतः लिखे गए कि यज्ञ की क्रियाविधि क्या होगी, उसके अनुसार कार्यों को किया जाने लगा, जिसमें तंत्र मंत्र बलि इत्यादि को दिया गया। सामवेद में मंत्रों के उच्चारण की प्रक्रिया क्या होगी, उस चीज पर अधिक बल दिया गया। क्योंकि ऋग्वेद में मंत्र थे, लेकिन उन मंत्रों को लयबद्ध करने के लिए सामवेद की रचना की गई। फिर किस तरीके से यज्ञ विधि इत्यादि की जाएगी, उसके लिए यजुर्वेद की रचना की गई। इसके बाद अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र इत्यादि का स्पष्ट रूप से उल्लेख हमें मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण राजा के दैवीय उत्पत्ति की चर्चा भी करता है, जो कि एक ब्राह्मण ग्रंथ है। वहीं अगर बात करें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की, तो यह पुनर्जन्म के सिद्धांतों का वर्णन करता है। किसके? पुनर्जन्म के सिद्धांतों का वर्णन करता है। वहीं अगर प्रमुख उपनिषदों की बात करें तो छंदोग्य उपनिषद, जो कि कृष्ण की प्रथम चर्चा किसमें की गई है? छंदोग्य उपनिषद में की गई है। वहीं तैत्तिरीय उपनिषद अतिथि देवो भव का उल्लेख करता है। तो मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते की चर्चा मिलती है, जो कि महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने संक्षेप में वर्णन करने की कोशिश की है ताकि आपको इतिहास का एक पहलू देखने को मिल सके, और खासतौर पर प्राचीन भारत का इतिहास, जिनसे प्रश्न मुख्य रूप से बनते ही हैं। और चूंकि करंट अफेयर्स में रहा था तो इसके बेसिक एस्पेक्ट्स को बताना आवश्यक था। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, खेल से संबंधित है, पूछा जाने की संभावना पूरी है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता?
तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? उषा मेहता, अवंतिका सिंह, अवनी लेखरा, श्रेया चौहान। तो इसका उत्तर क्या होगा? अवनी लेखरा। अभी हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने पहला स्वर्ण पदक जीता है। अवनी पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में यह स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने अब तक टोक्यो पैरा ओलंपिक में 7 पदक जीते हैं। अवनी के अलावा योगेश ने डिस्क थ्रो में रजत पदक जीता, जबकि 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझरिया इस बार स्वर्ण पदक से चूक गए और उनको रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं बात करें भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में रजत पदक जीता। निषाद कुमार ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता। तो सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता और विनोद कुमार ने डिस्क थ्रो में कांस्य पदक को जीता है। इसी तरीके से बात करें तो अवनी लेखरा का जन्म 8 नवंबर 2001 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। वे राइफल शूटर हैं और वर्तमान में विश्व में 5वें स्थान पर हैं। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सेल्युलेटर टूल किट का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालें आप लोग भी, यदि आप लोगों को पता है तो। क्यूसिम, माइक्रोसिम, जेटसिम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा क्यूसिम। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, किस मंत्रालय ने? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत का पहला क्वांटम सिम्युलेटर टूलकिट लॉन्च किया है। इसके साथ ही क्यूसिम भारत में स्वदेशी रूप से विकसित अपनी तरह का पहला टूलकिट है। यह क्वांटम कंप्यूटर की मदद से प्रोग्रामिंग के व्यवहारिक पहलुओं को सीखने और समझने का एक महत्वपूर्ण उपकरण भी है। इस प्रकार यह भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान का एक नया युग लेकर आएगा। इस टूलकिट को आईआईटी रुड़की, सीडैक और आईआईएससी बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसी के साथ ही देखें तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम यांत्रिकी की शक्ति का उपयोग करके वर्तमान समय के कंप्यूटरों की तुलना में तेजी से और कुशलता से विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। इसी तरीके से अगर हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें एक बार पुनः, तो हम क्या देखते हैं कि ये क्वांटम कंप्यूटर भारत की मदद किस प्रकार से करेगा कि प्रोग्रामिंग के व्यवहारिक पहलुओं को सीखने में मदद करेगा। और इसके साथ ही क्यूसिम भारत में स्वदेशी रूप से विकसित अपनी तरह का पहला टूल किट है। इस बात को भी ध्यान रखना है। क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट जिसे क्यूसिम नाम दिया गया है, यह हमें याद रखना है। तो इस प्रकार भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान का एक नया युग शुरू हो रहा है। और इसको बनाया किस किसने है? आईआईटी रुड़की, सीडैक, आईआईएससी बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से बनाया है। तो इसी के साथ ही चलते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होगा? क्रिप्टोग्राफी, मशीन लर्निंग और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सकेगा। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भारत, जापान, इटली, स्पेन। तो इसका उत्तर होगा इटली। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 26 अगस्त 2021 को महिला अधिकारिता पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। यह सम्मेलन एक हाइब्रिड फॉर्मेट में इटली के सांता मार्गेरिटा लिगुर में आयोजित किया गया था। उन्होंने भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लैंगिक समानता लाने, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में कई पहलों पर भी उल्लेख किया है। उन्होंने साझेदार देशों के भीतर लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में G20 समूह के साथ भारत की एकजुटता में भी अवगत कराया है। इसके साथ ही बात करें G20 की, तो G20 एक अनौपचारिक समूह है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के अलावा 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20
की सदस्यता दुनिया की सबसे बड़ी उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण है। तो भारत भी इसका एक सदस्य देश है। यह विश्व की जनसंख्या का लगभग 2/3, विश्व के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 85%, विश्व के निवेश का 80% और विश्व के व्यापार का 75% प्रतिनिधित्व करता है। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। तो पहला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, कर्नाटक। तो इसका उत्तर क्या होगा? नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना केरल। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। पहले छात्रों को एक पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों का अध्ययन करना आवश्यक था, लेकिन अब उसके पास अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने का विकल्प होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अगर देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्कूल से लेकर कॉलेज स्तर तक कई बदलाव लाने के उद्देश्य से नए शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। यह नीति भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। वहीं अगर बात करें तो विद्यालय शिक्षा में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नई शिक्षा नीति प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रस्ताव करती है, यानी यूनिवर्सलाइजेशन का प्रस्ताव करती है और वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का प्रयास करती है। यह स्कूली बच्चों को ओपन स्कूलिंग के माध्यम से 2 करोड़ ड्रॉप आउट बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाएगा। नई नीति के तहत 10+2 प्रणाली को एक नई 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना में बदल दिया गया है। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में सुर्खियों में रही इलाहाबाद संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो यह भी इतिहास के एक पहलू को समझाएगा जो कि आधुनिक भारत का इतिहास है। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, धर्मत का युद्ध या पानीपत का युद्ध? तो इसका उत्तर होगा बक्सर का युद्ध। देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास को जब हम शुरू करते हैं तो उसमें हम विभिन्न प्रकार के यूरोपीय शक्तियों का आगमन देखते हैं। तो उसी आगमन के बीच में आगमन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी थी और ये मुख्य रूप से भारत में व्यापारिक इरादे से आई थी, लेकिन यहाँ की रियासतों की आपसी लड़ाई और बिखराव ने उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जगा दिया और इसी क्रम में बंगाल अंग्रेजों के नियंत्रण में आने वाला पहला राज्य बना। यानी कि बंगाल, अगर कहा जाए कि अंग्रेजों के नियंत्रण में आने वाला पहला राज्य कौन बना, तो बंगाल जो है अंग्रेजों के नियंत्रण में आने वाला पहला राज्य बना। ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त जो विशेषाधिकार थे, जो कुछ अधिकार बंगाल के नवाबों ने उन्हें दिए हुए थे, उसकी वजह से बंगाल के जो प्रांतीय राजकोष था, जो वहाँ का फंड था, उसको काफ़ी नुकसान हो रहा था और बंगाल के नवाबों ने जब इसका कड़ा विरोध किया, जिसका परिणाम क्या हुआ? 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ। तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तब अंग्रेजों ने बेईमानी से ये इस युद्ध को लड़ा और उस समय के बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उसको हरा दिया। तो यहाँ पर बंगाल जो है अब 1757 में एक सैनिक युद्ध में और धोखे से जीती गई लड़ाई के कारण बंगाल किसके पास चला जाता है? अंग्रेजों के पास चला जाता है और सिराजुद्दौला, यहाँ पे जो बंगाल के नवाब हैं, वो हार जाते हैं। 1757 का प्लासी का युद्ध में कौन हारा? सिराजुद्दौला हारा। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है ये पिछली यूपी SSS का भी हाल ही में हुआ पीईटी का एग्ज़ाम है, उसमें भी इस प्रश्न को पूछा गया था इतिहास में, पहली शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में, कि बंगाल 1757 का प्लासी का युद्ध किस शासक के साथ अंग्रेजों के साथ हुआ था? तो सिराजुद्दौला के साथ हुआ था या फिर कौन सा शासक हारा था? तो बंगाल का नवाब कौन था उस समय? ऐसे प्रश्न भी पूछा गया है। तो सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब था। इसी तरीके से प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। ठीक है, तो मीर जाफर उन लोगों में से एक था जिसने सिराजुद्दौला के साथ बेईमानी की थी, उसकी सेना में था। तो इस तरीके से मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया जाता है। बंगाल में अपनी कठपुतली बैठाने के बावजूद अंग्रेजों ने जैसा सोचा था कि बंगाल में सब कुछ वैसा नहीं चला। अंग्रेजों ने सोचा कि
अंग्रेजों ने जैसा सोचा कि वे अपनी एक कठपुतली को बैठा देंगे और जैसा चाहेंगे वैसा बंगाल में काम करेंगे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि इसकी इसी वजह से क्या हुआ कि 1765 में नवाब और अंग्रेजों के बीच में फिर से बक्सर का युद्ध हुआ, जो कि आगे की तरफ बढ़ा। और इस लड़ाई में हेक्टर मुनरो जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम की अगुवाई में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ाई हुई। तो यहाँ पे 1765 में हम लोग देखते हैं कि बक्सर का युद्ध होता है। माफ कीजिएगा, 1764 यहाँ पे लिखिएगा, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर का युद्ध जो हुआ उसकी तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से अगुवाई किसने की? हेक्टर मुनरो ने की। किसने की? हेक्टर मुनरो ने इसकी अगुवाई की। और इस तीन लोगों की संयुक्त सेनाओं के साथ इसका युद्ध हुआ, जिसमें कौन कौन थे? बंगाल का जो मीर कासिम नवाब था वह, अवध का नवाब था उस समय शुजाउद्दौला, और मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना के बीच अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ। इसमें एक बार फिर से अंग्रेजों की जीत हुई। बक्सर का युद्ध जीतना सैन्य नज़रिए से अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है, क्योंकि प्लासी का युद्ध का विजय सिराजुद्दौला के सेना नायकों के विश्वासघात का परिणाम था, लेकिन बक्सर का युद्ध अंग्रेज बिना किसी छल कपट के ही विजय हुए थे। तो इस युद्ध के बाद कंपनी ने आज के ही दिन, यानी कि कंपनी ने 12 अगस्त को, ये करंट अफेयर्स में क्यों रहा था, क्योंकि 12 अगस्त अभी गया था कुछ समय पहले, तो 12 अगस्त 1765 को इसको लेकर एक संधि हुई थी। जो संधि किनके बीच हुई? 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो इस संधि को इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। इस संधि के जरिए शुजाउद्दौला के रूप में कंपनी को विश्वास पात्र सहयोगी मिला। साथ ही मुगल सम्राट से दीवानी के अधिकार ले लेने के बाद कंपनी ने अप्रत्यक्ष रूप से मुगल सम्राट को शक्तिहीन बना दिया। इसके साथ ही हम देखते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन लागू कर कंपनी अपनी मजबूत अवस्था में पहुंच गई, और अंग्रेज अब भारत में व्यापारी ना होकर सत्ताधारी हो गए थे। इतिहास में यह संधि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का एक अच्छा मौका मिल गया था। यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। एक ऐसी व्यवस्था का जन्म हुआ जो शासन के उत्तरदायित्व से बिल्कुल आज़ाद था, यानी कि वह जो चाहे वो करने के लिए स्वतंत्र हो चुके थे। इसी के साथ ही चलते वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर, कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्वयं सहायता समूह के साथ पहल की शुरुआत की है? क्या कौन से पहल की शुरुआत की है? साथ पहल की शुरुआत की है। किसके लिए? स्वयं सहायता समूह के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम। तो इसका उत्तर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। उन्होंने 1 सितंबर 2021 को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम, रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि इस पहल से जम्मू कश्मीर में लगभग 48,000 स्वयं सहायता समूहों को मदद मिलेगी, जिसमें लगभग 4 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। साथ पहल इन महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के परामर्श और बाजार संबंधों पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह पहल स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई। इसका उद्देश्य छोटे कार्यों में लगी ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में तेजी लाना होगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि छोटे कार्य वे होते हैं जिनमें उन्हें ज़्यादा मुनाफा नहीं होता और मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग के बारे में जानकारी का अभाव होता है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सभी कौशल सिखाना है, सभी तरीके से स्किल करना है उन्हें, और उनके छोटे जो व्यवसाय हैं उनको उच्च स्तर पर, उच्च एंटरप्राइजेज में बदलना है। यह महिलाओं की नौकरी देने वालों में बदलने और आगे रोजगार पैदा करने का प्रयास करता है, यानी कि वे महिलाएं जो नौकरी ढूंढ रही हैं वह स्वयं नौकरी देने वालों वाली हो सकती हैं। इसी के साथ ही ये उम्मीद योजना का ये एक स्वरूप है। जो उम्मीद योजना साथ पहल को उम्मीद योजना क्या है? उम्मीद योजना के अनुरूप ही साथ पहल को शुरू किया गया है, यानी कि साथ जो पहल है उसी की तरह एक उम्मीद योजना पहले से ही चल रही है, जिसमें महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सक्षम बनाया गया है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। आशा करता हूँ कि यहाँ तक बहुत ही कुछ और बहुत ही अच्छा सीखने को और समझने को आपको मिला होगा।
तो अगला प्रश्न है हमारा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य या किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित पहल है। तो ऑप्शंस है झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य की एक प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार फसल उत्पादन के लिए किसानों को इनपुट सहायता प्रदान करती है। यदि खरीफ सीजन में बोई गई फसल सूखे जैसी स्थिति के कारण नष्ट हो जाती है तो 9,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता किसानों को प्रदान की जाएगी। वे किसान जिन्होंने चालू खरीफ मौसम में धान, बाजरा और दलहन की बुआई की है और यदि वर्षा के अभाव में उनकी फसल नष्ट हो जाती है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत क्षति के आकलन के लिए सर्वेक्षण के आधार पर प्रति एकड़ सहायता दी जाएगी। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, और महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी, कि हर साल राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। 29 अगस्त, 30 अगस्त, 1 सितंबर या 2 सितंबर को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 30 सितंबर को। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हमारे समाज में छोटे उद्योगों के मूल्य को पहचानने के लिए एक वार्षिक उत्सव है। हर साल 30 अगस्त को देश में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। भारत में छोटी फर्मों को सहायता प्रदान करने के लिए 30 अगस्त 2000 को भारत में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एक व्यापक नीति पैकेज लॉन्च किया गया था। इसी उपलक्ष्य में 30 अगस्त को हर साल क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय लघु उद्योग मनाया जाता है। तो 30 अगस्त 2000 को भारत में लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक नीति पैकेज को लॉन्च किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के योगदान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए 27 जून को एमएसएमई दिवस के रूप में घोषित किया है। तो यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो लघु और सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लघु और सूक्ष्म उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन भारत के में हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 30 अगस्त को स्मॉल इंडस्ट्री डे मनाया जाता है। इसी के साथ ही अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न और अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, कि कौन सी संस्था क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स जारी करती है? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। तो रिजर्व बैंक 10 प्रमुख शहरों में आवास पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त लेन देन स्तर के आंकड़ों के आधार पर त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली आवास मूल्य सूचकांक यानी कि प्राइस इंडेक्स जारी करती है। यानी कि आरबीआई ये देखती है कि भारत के जो 10 प्रमुख शहर हैं उसमें घरों का जो पंजीकरण है, कोई व्यक्ति घर खरीद रहा है तो उसके पंजीकरण को, लेन देन को लेकर कितने रेट ऊपर गए हैं या भी कितने रेट बढ़े हैं या कम हुए हैं। तो इन शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कलकत्ता, लखनऊ और मुंबई को शामिल किया गया है। तो आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक अखिल भारतीय हाउस प्राइस इंडेक्स की वृद्धि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घटकर 2% रही है। यानी कि जो घरों का मूल्य है वह इन 10 शहरों में कम हुआ है। जो पिछले साल 2.8% थी वो अब केवल 2% रह गई है। वहीं एचपीआई की वृद्धि देखें तो यानी कि हाउस प्राइस इंडेक्स में बात करें तो 8.8%, यानी कि अहमदाबाद के विस्तार से लेकर -5.1% यानी कि चेन्नई के संकुचन तक रही है। ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कहां से की गई। ऑप्शन है वाराणसी, पटना, मोतिहारी, महोबा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लगातार बने रहें लक्ष्य के साथ। जय हिंद।